हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको डिस्कस करूंगा वर्क, पावर एंड एनर्जी वाला चैप्टर। हमने इसके पहले न्यूटन्स लॉ और फ्रिक्शन पढ़ लिया है और इस चैप्टर में वर्क, पावर, एनर्जी में क्या एनर्जी का मतलब होता है। देखिए, हम जो फूड खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। हमने कोई भी चीज खाई, अगर हम अपना खाना नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, हम डलनेस फील करेंगे। तो एनर्जी का मतलब तो क्लियर हुआ कि अगर हम फूड लेते हैं तो उसमें एनर्जी होती है और उस एनर्जी से हम कोई काम कर पाते हैं। ठीक है, ऑफिस में काम करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम खेलते हैं, तो उन सबके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। जो ये खेलना है ये एक तरह का वर्क है। तो मेरी बात बहुत आसानी से समझ में आई। वर्क, पावर, एनर्जी जो चैप्टर है उसमें हम ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जैसे वर्क है और एनर्जी। और पावर क्या होती है? बेसिकली वर्क पर यूनिट टाइम होती है, किस रेट से हम वर्क कर पा रहे हैं वो पावर को डिफाइन करता है। तो इन तीन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एनर्जी के कई सारे सोर्सेस होते हैं। जैसे मैंने एक तो कहा, हम लोगों को जो एनर्जी मिलती है फूड खाने से मिलती है। सनलाइट से भी एनर्जी होती है, सनलाइट में भी एनर्जी होती है, साउंड में भी एनर्जी होती है, विंड में भी एनर्जी होती है। ठीक है, और ये सारी एनर्जी जो होती है, पेट्रोल में एनर्जी होती है जिससे हमारी गाड़ियों के इंजन चलते हैं। पेट्रोल में एनर्जी केमिकल एनर्जी की फॉर्म में होती है। तो एनर्जी जो होती है कई तरह से हम जनरेट कर सकते हैं और एनर्जी से ही वर्क होता है। एनर्जी के मिलने से ही वर्क होता है। तो इन तीन चीजों को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है वर्क। वर्क का मीनिंग क्या होता है? तो वर्क होता है, वर्क को हम फिजिक्स में इस तरह से डिफाइन करते हैं कि रेट ऑफ, मतलब वर्क को हम फिजिक्स में इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं और उसका डिस्प्लेसमेंट हो तो हम ये कहते हैं कि हमने उस ऑब्जेक्ट पर वर्क किया। तो व्हाट इज द वर्क? इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी। डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क। ये सिंपल सी डेफिनेशन है वर्क की। और इसको अगर हम मैथमेटिकल वे में लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं। F का मतलब है फोर्स और S का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। और डॉट प्रोडक्ट के हम लिए यहाँ एक इस तरह से डॉट लगाते हैं। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट। तो यहाँ इन दो फिजिकल, इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने पे जो क्वांटिटी मिलती है W, जिसको हम वर्क कहते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी है। इसलिए इस प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट। तो वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी है और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं Fs cos थीटा। तो वर्क का हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब देखिए ये इन फॉर्मूले के लिए कंडीशन है। ये फॉर्मूला हम तभी लगा सकते हैं जब फोर्स शुड बी कांस्टेंट। अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो उसका वर्क निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन वाले मेथड पे जाना होगा। वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी हम वही केस कंसीडर कर रहे हैं जब फोर्स कांस्टेंट हो। तो यहां लिख लेते हैं हम, इन फॉर्मूलों के लिए कंडीशन है फोर्स शुड बी कांस्टेंट, तभी हम ये वर्क का फॉर्मूला लगा सकते हैं। नाउ इस क्वेश्चन में थीटा का मतलब क्या है? जैसे मान थीटा क्या चीज है? इट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड थीटा। तो थीटा का मीनिंग ये है। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? एस जो है डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, ये हमने वेक्टर में भी पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। और फोर्स, वर्क जो है इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टी की बात करता हूं। पहली, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी।
वर्क की क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और 1 जूल इज आल्सो इक्वल टू 1 न्यूटन इनटू मीटर। यह वर्क की यूनिट है। वर्क की डायमेंशन की बात करें तो फोर्स की डायमेंशन हम जानते हैं, तो वर्क की डायमेंशन क्या आएगी, m/t-2। ये तो फोर्स की होती है ना, और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन l है, तो l से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वर्क की डायमेंशन हमारे पास कैलकुलेट हो गई। अब वर्क की डायमेंशन आने के बाद देखिए, इसमें हम इसको ऐसे लिख ही सकते हैं, m/2t-2, एंड वर्क कैन बी 0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वर्क की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो ये वर्क के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर ले नोट इसको। अब देखिए, ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि फोर्स हमें दे रखा है और हमें वर्क निकालना है। टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ए से बी तक मूव करने में जो गिवन फोर्स है, इसका वर्क हमें कैलकुलेट करना है, किसके बराबर होगा। अब देखिए, इसका सॉल्यूशन वर्क हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए, वर्क निकालने के लिए हम अगर इनिशियल पोजीशन की बात करें, तो इनिशियल पोजीशन हमें ए पॉइंट दे रखी ना, ये ए पॉइंट से स्टार्ट करके बी तक फोर्स ले गया, इसका वर्क निकालना है। तो इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये दे रखे हैं, इससे इनिशियल पोजीशन क्या आ जाएगी, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, और एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप। ये वाई कोऑर्डिनेट है, वाई डायरेक्शन में होता है जे कैप, और जेड में होता है के कैप। तो इसकी इनिशियल पोजीशन वेक्टर को क्या लिखेंगे, आई, ये तो 0 हो जाएगा, और प्लस 3 के कैप, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो गया। इसी तरह से इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होगा, फाइनल पॉइंट बी है, ए तो स्टार्टिंग पॉइंट था, बी तक ले गए, तो वर्क क्या आ जाएगा, -i +2 ठीक है। अब ये आने के बाद हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब इस फाइनल पोजीशन को इसमें से माइनस करूंगा, देखो यहाँ -1 है, i में से i माइनस होगा, j में से j माइनस होगा, तो यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, तो माइनस किया तो क्या आ गया, -2। यहाँ j है, इसमें j नहीं है, तो j ही रहेगा, प्लस 2 में से 3 के माइनस करूंगा तो -k बचेगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बचा। नाउ मुझे वर्क निकालना है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो अब देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। यहाँ फोर्स में आई का कोएफिशिएंट कितना है, 2, तो 2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई, यहाँ आई का कोएफिशिएंट कितना है, -2, उसको लिख देंगे, प्लस फिर जे में कोएफिशिएंट है -3, तो -3 यहाँ लिखते हैं, और इधर जे में कोएफिशिएंट है 1, सिमिलरली के -1। तो ये अपना आंसर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, वो हमारा आंसर होगा। कर लें इसको नोट। अब देखिए, इस क्वेश्चन के बाद स्पेशल केस पर हम आते हैं। पहला स्पेशल केस है कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा का मतलब क्या था, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के बीच का एंगल। अब अगर ये एंगल 90 डिग्री है, तो cos 90 तो 0 होता है ना, तो वर्क भी 0 हो जाएगा। तो अगर हम ये कहें फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो वर्क 0 होगा। ये जो उल्टा टी बनाते हैं, परपेंडिकुलर का साइन है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो वर्क 0 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वर्क 0 होने का। अब देखिए, अगर थीटा बराबर 0 डिग्री है, मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल टू ईच अदर, तो cos 0 1 के बराबर होता है, तो वर्क इसमें पॉजिटिव होगा और मैग्नीट्यूड में मैक्सिमम होगा। तो इस कंडीशन में वर्क मैक्सिमम हो जाएगा मैग्नीट्यूड में और पॉजिटिव हो जाएगा। अब जैसे
थर्ड केस हम कंसीडर करते हैं। देखो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब एंटी पैरेलल है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एंटी पैरेलल, हियर दे आर पैरेलल टू ईच अदर। यहां पर फोर्स पैरेलल है डिस्प्लेसमेंट के। अब इसमें cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1, तो वर्क किसके इक्वल आएगा, -f/s के इक्वल। मतलब इस कंडीशन में वर्क नेगेटिव आ जाएगा, -f/s के बराबर। अब अगला केस क्या है, अगर थीटा 90 डिग्री से कम हो तो cos 90 से कम, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे cos साइन पॉजिटिव होते हैं तो वर्क भी पॉजिटिव आएगा। और यहाँ थीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, सो वर्क विल बी नेगेटिव। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 से ज्यादा है तो इस कंडीशन में वर्क डन नेगेटिव होगा। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट केस है, करने हैं इनको नोट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने इस तरह से ब्लॉक दे रखा है, उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट अगर इसका s के बराबर होता है तो s के बराबर डिस्प्लेसमेंट में हमें इस पर लगने वाले जितने भी फोर्स हैं उनका अलग-अलग वर्क कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट फोर्स वर्क बाय ईच फोर्स सेपरेटली, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इस पर सॉल्यूशन अगर हम बात करें तो इस पर कौन-कौन से, पहला तो इस एक्सटर्नल फोर्स का वर्क निकालता हूं, तो इस एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है ना, तो थीटा 0 डिग्री है, तो यहां तो वर्क क्या आ जाएगा, इस एक्सटर्नल फोर्स का वर्क होगा F into S के बराबर। तो एक आंसर तो हमारा यह है, ठीक है। दूसरा आंसर, इस ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन ऐसा ऊपर लगेगा ना, और नॉर्मल रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो वर्क क्या हो जाएगा, 0। तो इस नॉर्मल का वर्क 0 आ गया। इसी तरह से नॉर्मल के बाद ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लगेगा mg, और mg और डिस्प्लेसमेंट भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो mg का वर्क भी 0 होगा। बर्टन में ग्रेविटेशन फोर्स भी 0 के बराबर होगा। सेकंड आंसर ये था। अब इसके अलावा देखिए यहां अगर इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन हो ही नहीं रहा तो नॉर्मल रिएक्शन और mg एक दूसरे के बराबर होंगे। न्यूटन्स लॉ से हमने नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर लिख दी, तो फ्रिक्शन फोर्स mu into n होता है, n की वैल्यू रखूंगा तो फ्रिक्शन कितना आ गया, mg के बराबर। नो फ्रिक्शन कितना लगेगा, अगर ये इधर डिस्प्लेस हो रहा है तो इस ब्लॉक पर ग्राउंड फ्रिक्शन का लगाएगा। अब फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 है तो वर्क डन नेगेटिव होगा फ्रिक्शन का, और किसके इक्वल होगा, -f into डिस्प्लेसमेंट। ये इसका आंसर। तो इस तरह से हम वर्क डन अलग अलग फोर्स का कैलकुलेट कर सकते हैं। करने इसको नो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, पिछले क्वेश्चन में हमारी सरफेस हॉरिजॉन्टल थी, इसमें इंक्लाइंड है, और क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है वर्क टू डिस्प्लेस द पार्टिकल फ्रॉम A to B। फाइंड वर्क बाय ईच फोर्स टू डिस्प्लेस फ्रॉम A to B। A से B तक डिस्प्लेस करने में जो भी इस पर फोर्स लग रहा है सबका अलग अलग वर्क हमें निकालना है। अब देखिए यहाँ पर इस इंक्लाइंड प्लेन की हाइट दे रखी ना, मैं कंसीडर कर लेता हूँ A और B के बीच की डिस्टेंस जो इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ है ये L के बराबर है। ये L हमने अज्यूम कर लिया। देखो ये L तो हमारे ज्योमेट्री से आ जाएगा, हमें क्वेश्चन में h और थीटा दे रखा है, L नहीं दे रखा,
तो एच ज्योमेट्री से इस तरह से आएगा, ये एल की वैल्यू होगी एच और थीटा की टर्म में, इस ट्रायंगल में sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, उससे निकालें। अब अगर मैं यहाँ इसका डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है ना, यहाँ ए से बी तक जाने पर डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का कितना हो रहा है एल के बराबर, लेंथ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन के बराबर। अब डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है और फोर्स ये एक्सटर्नल फोर्स एफ के ऊपर लग रहा है, तो इसका वर्क तो क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स एफ का वर्क हो जाएगा एफ इंटू एल के इक्वल, और एल की वैल्यू हमें नॉन है, मतलब एफ इंटू एल यही अपना, और एल की वैल्यू ये है एच अपॉन साइन थीटा, तो वर्क किसके इक्वल आया एफ एच अपॉन साइन थीटा के इक्वल। ये एक पार्ट का आंसर, तो वर्क इसके इक्वल आ गया। अब दूसरा पार्ट अगर हम इस ब्लॉक पर देखें, यहाँ पर इस ब्लॉक पर नॉर्मल एक्शन किधर की तरफ एग्जर्ट होगा, नॉर्मल का वर्क निकालेंगे तो नॉर्मल इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ना। अब नॉर्मल अगर इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इसका वर्क 0 हो जाएगा, तो इसका वर्क हमारे पास 0 के बराबर कैलकुलेट हुआ, इसका वर्क क्या आ गया 0 के इक्वल, तो इसका वर्क लिख देते हैं नॉर्मल का 0। ये सेकंड पार्ट का आंसर कि नॉर्मल का वर्क 0 के बराबर आ गया। अब देखिए अगर हम ग्रेविटेशन फोर्स का डायग्राम बनाएं तो ग्रेविटेशन फोर्स इधर लगेगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ग्रेविटेशन फोर्स का वर्क निकालना अभी इस डायग्राम में डिफिकल्ट है, तो देखते हैं दूसरा डायग्राम बनाते हैं। देखो mg इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है, तो हमारा जो फॉर्मूला में थीटा होता है ये वाला एंगल होता है, इसको थीटा 1 मान लेते हैं। अब ये थीटा 1 एंगल निकालना है तो mg का वर्क क्या होगा mg इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट तो l के बराबर है इनटू cos थीटा 1, ये अपना आंसर होगा। अब cos थीटा 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, cos थीटा 1 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में ये वाला एंगल दे रखा है थीटा, अब ये एंगल थीटा क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ ये जो इसकी हॉरिजॉन्टल सरफेस है इसकी पैरेलल एक लाइन यहाँ खींचे, तो हम ये जानते हैं ये भी एंगल थीटा के बराबर होता है, यहाँ पर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब थीटा 1 कितना होगा, थीटा 1 कितना हो गया, थीटा 1 की वैल्यू ज्योमेट्री से नजर आ गई ना, तो थीटा 1 किसके बराबर होगा 90 प्लस थीटा के इक्वल। अब यहाँ थीटा की जगह लिखेंगे mg l cos 90 प्लस थीटा, और 90 प्लस थीटा में cos चेंज होगा ना साइन में, और 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में cos नेगेटिव होता है, तो इसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा माइनस mg l sin थीटा, और l sin थीटा की वैल्यू क्या है, यहां से अगर l sin l को इधर लाएंगे तो l sin थीटा h के बराबर है, तो दिस वन विल बी इक्वल टू माइनस mgh, तो ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर आया। तो mg फोर्स का वर्क हमने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया इसको ना, mg का वर्क। अब तो कोई ग्रेविटेशन फोर्स का जो वर्क है ना, आप ऐसे समझे, ग्रेविटेशन फोर्स का जो वर्क है माइनस mgh के बराबर आ रहा है, इस इंक्लाइन प्लेन के एंगल इंक्लिनेशन एंगल थीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा, केवल हाइट पर डिपेंड कर रहा है, mg का वर्क केवल हाइट पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ऐसे समझे, यहां से यहां तक ब्लॉक को लेकर, तो ये हाइट अगर हम थीटा बदलने के लिए हाइट अगर हम सेम रखें तो वर्क सेम होगा, जैसे इंक्लाइन प्लेन अगर ये हो या इसकी जगह इंक्लाइन प्लेन ऐसा हो, तो दोनों इंक्लाइन प्लेन में नीचे से ऊपर जाने तक वर्क क्या होगा सेम होगा।
तो वर्क इसके एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। अब जैसे हम यहाँ कंसीडर करें कि ए पॉइंट से पार्टिकल बी पर गया, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ के बराबर होगा, ठीक है। अब ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लगा था ना, तो हम क्या करते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स को निकालने के लिए mg के पैर ये डिस्प्लेसमेंट एल हुआ, तो हम क्या करते हैं, हमारे वर्क का फॉर्मूला होता है F * S * cos थीटा, यही होता है। अब हम ये कर सकते हैं इस वर्क डन को कि डिस्प्लेसमेंट अगर हमारे पास इसके बराबर हुआ, ये एंगल थीटा था, तो हम क्या करते हैं, इस L का वो कंपोनेंट निकाल लेते हैं जो mg के पैरेलल है। L का इस L फोर्स का वो कंपोनेंट निकालते हैं जो mg के पैरेलल है, डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट। तो S cos थीटा जो है, S cos थीटा हमारे पास ये है, तो अब इसका वर्क निकालने के लिए हम बेसिकली यहाँ पर ये वाली हाइट ले लेते हैं, तो ये वर्क डन के इक्वल होता है। यहाँ ये दो इंक्लाइंड प्लेन है, दोनों का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अलग-अलग है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट लिया जा सकता है। तो mg का वर्क क्या हो जाएगा, माइनस mgh के बराबर। करें इसको नोट। अब देखिए हमने अभी ये फोर्स का वर्क निकालने का फॉर्मूला डिस्कस किया था, और इसमें थीटा जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। अब इसकी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और ट्रिक यह है कि यहाँ अगर इस डिस्प्लेसमेंट s का मैं फोर्स के पैरेलल कंपोनेंट लूं इधर की तरफ, तो आएगा s cos थीटा। किसी भी वेक्टर का इस s का कंपोनेंट करना है मुझे, और इस लाइन के अलोंग करना है, s का इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट करूंगा तो आएगा s sin थीटा। अब यहाँ ये फोर्स और ये वाला कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है ना, तो इसका वर्क आएगा, लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है फोर्स के परपेंडिकुलर, इसका वर्क 0 होगा। तो अब यहाँ जो हमारा फॉर्मूला है s cos थीटा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, F * S का वो कंपोनेंट जो फोर्स के पैरेलल है, तो ये वर्क का आंसर है। s cos थीटा को हम क्या कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स के पैरेलल है। तो s परपेंडिकुलर का मीनिंग लिखें यहाँ, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ s। अब एक और चीज इसमें यह हमें ध्यान रखना है, जैसे अभी हमें एक क्वेश्चन करना था, यह हाइट s थी, यहाँ पार्टिकल mg फोर्स नीचे लग रहा था ना, a से b तक का वर्क निकालना है। अब a से b तक का वर्क निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ, लेकिन हमें mg जो फोर्स लग रहा है ना, इसका वर्क निकालना है, तो mg के पैरेलल डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ये हाइट है। a से b तक जाने में डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हुआ, इसका एक पार्ट ये, एक पार्ट ये है। अब ये वाला तो डिस्प्लेसमेंट mg के परपेंडिकुलर है, तो इसका वर्क 0, यहाँ से यहाँ तक का ही वर्क होगा। अब इसमें एक और चीज, यहाँ mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट और वर्क में अगर एंटी पैरेलल है तो वर्क नेगेटिव होगा, तो अब mg का वर्क क्या आ जाएगा, माइनस mgh के बराबर। तो हम सीधा वर्क इस तरह से निकाल सकते हैं कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हुआ है, लेकिन mg नीचे की तरफ लग रहा है ना। अब mg नीचे की तरफ लग रहा है, ये एंगल हम थीटा कंसीडर करेंगे, तो इस डिस्प्लेसमेंट का इधर कंपोनेंट क्या होगा, ये वाली हाइट, और ये वाली हाइट हमें कंसीडर करनी है वर्क में। तो इस तरह से हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि जैसे हम कॉपी में इस तरह से एक सर्कल बनाते हैं, आप देखिए इसका पेंसिल से, तो ये पेंसिल अगर ऐसे चलती है ना, तो पेंसिल इस बोर्ड के रिलेटिव मोशन कर रही है। अब मान लो पेंसिल और इस बोर्ड के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, तो इस फ्रिक्शन का वर्क होगा, यहाँ इस पेंसिल पर फ्रिक्शन लगेगा और उसका वर्क हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास दो पार्ट है, वर्क बाय फ्रिक्शन ऑन पेपर और वर्क बाय फ्रिक्शन ऑन पेंसिल। अब देखिए जैसे अगर मैं पेंसिल का फिर डायग्राम बनाऊं, किसी इंस्टेंट पर पेंसिल ये इधर की तरफ चल रही है, इसकी वेलोसिटी इधर, तो इस पेंसिल पर जो कॉपी है फ्रिक्शन इधर लगाई, अब फ्रिक्शन कॉपी इधर लगा रही है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन के बीच का एंगल कितना है, 180। अब अगर इनके बीच का एंगल 180 है तो वर्क डन नेगेटिव होगा इस पेंसिल पर, तो पहले पार्ट का आंसर निकालूंगा तो वर्क क्या हो जाएगा, माइनस f इंटू डिस्प्लेसमेंट।
और हमें जो वर्क निकालना है ना, एक पूरा सर्कल फॉर्म करने में वर्क निकालना है। अब एक पूरा सर्कल फॉर्म करने में जो वर्क होगा, इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इसकी पेरीमीटर। तो इसकी पेरीमीटर किसके बराबर है, 2 पाई आर। तो यहाँ s की जगह क्या लिखेंगे, 2 पाई आर। तो अब फ्रिक्शन का वर्क कितना आया, फ्रिक्शन का वर्क डन आ गया माइनस f इंटू 2 पाई आर। फ्रिक्शन का वर्क किसके इक्वल आया, म्यू इसके इक्वल। अब इसके बाद यहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स है इसको लिखा जा सकता है म्यू इनटू एन, और एन हमें क्वेश्चन में प्रेसिंग फोर्स दे रखा है। यहां जितने फोर्स है हम इस पेन को प्रेस करेंगे ना, वही इस पर नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन एन के बराबर है। तो अब इससे वर्क कितना आ गया, माइनस म्यू इनटू एन इनटू 2 पाई आर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। नाउ सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है वर्क ऑन पेपर। अब देखो, पेंसिल से सर्कल बनाने में जो हमने ये काम किया, क्या इसमें कॉपी जिस पर सर्कल बनाया इसका कोई डिस्प्लेसमेंट है? तो कॉपी या बोर्ड, जैसे मैं बोर्ड पर ये सर्कल बना रहा हूं तो मेरी पेंसिल का, मेरे हाथ का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन बोर्ड तो अपनी जगह फिक्स है ना। और अगर जो चीज फिक्स है उस पर हम कितना भी फ्रिक्शन फोर्स लगा दें, कितना भी फोर्स लगा दें, उस पर वर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि वर्क होने के लिए डिस्प्लेसमेंट जरूरी है। अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो वर्क जीरो होगा। तो सेकंड पार्ट में तो वर्क का आंसर जीरो होगा। आप ऐसे समझो कि इस दीवार पर मैं खूब सारा फोर्स लगा रहा हूं लेकिन दीवार का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो फिजिक्स की डेफिनेशन में तो ये वर्क जीरो होगा। तो ये वर्क जीरो, जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक हम कंसीडर करेंगे कि वर्क जीरो के बराबर है। करने से नाउ इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है कि जो स्प्रिंग इस ब्लॉक पर वर्क फोर्स लगा रही है उसका वर्क। अब देखिए, स्प्रिंग के जो फोर्स है, यहाँ m मास का ब्लॉक है, इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, स्प्रिंग से पकड़कर हम इसको ऐसे नीचे की तरफ ले रहा है, मतलब स्प्रिंग से हम फोर्स ऊपर की तरफ लगाया लेकिन ये जा नीचे की तरफ रहा है। और इसका डिस्प्लेसमेंट जिस टाइम टेबल में s के बराबर होता है, s गिवन पैरामीटर है, हमें इसका वर्क निकालना है। अब देखिए, इसका वर्क निकालने के लिए इसका फिगर डायग्राम बनाया। m मास का ब्लॉक है, mg नीचे लगेगा, स्प्रिंग का टेंशन इस पर ऊपर की तरफ लगेगा, इसको F के सिंबल से बताओ या टेंशन के सिंबल से। और इन दोनों फोर्स की प्रेजेंस में इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ क्वेश्चन में दे रखा है g/3। अब इस पर न्यूटन लॉ लगाए, F बराबर m है, तो ये वाला फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, तो इसको प्लस लिखूंगा और टेंशन को माइनस। तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, mg - F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इससे F निकालने की, यही F आया। अब देखिए, यहां पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट नीचे है और डिस्प्लेसमेंट नीचे है और टेंशन जिसका वर्क मुझे निकालना है वो ऊपर है, तो दोनों के बीच का एंगल 180 है। तो अब इस फोर्स का वर्क क्या आ जाएगा, F फोर्स का या टेंशन का वर्क आ जाएगा माइनस F इंटू S के बराबर। और यही हमें निकालना था, F की वैल्यू लिखते हैं -2mg/3 इंटू S। तो ये अपना आंसर इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से हम ये फोर्स का वर्क है। अब आज की क्लास में मैंने आपको जो है ना कांस्टेंट फोर्स का वर्क निकाला, नेक्स्ट क्लास में हम वेरिएबल फोर्स का वर्क निकालना सीखेंगे। ओके देन, थैंक यू।